लेकिन आज की डेट में स्टाफिंग उससे बहुत ज्यादा है। आज की डेट में स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, जहां पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है, डेवलपमेंट भी देना है। खुद लॉजिकल सेंस में बताओ, आप ये सारी चीजें मुझसे पढ़ तो रहे हो, मैं सारा पढ़ा दूंगा, बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये सब पढ़ क्यों रहे। जैसे मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूं और मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफडीपी ज्वाइन की, यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मैंने ज्वाइन किया। हेलो सारे बच्चों को, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और आज मैं आपको समझाने वाला हूं स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग का चैप्टर जो है वो आपकी बिजनेस स्टडीज की किताबों में चैप्टर नंबर 6 पे आता है, 6 मतलब छठे नंबर पे आता है, और इसके साथ ही साथ स्टाफिंग जो है पार्ट ए में भी है। अब स्टाफिंग के लिए मैं डेडिकेटेडली 2 से 3 वीडियो लाऊंगा। ये वाली जो वीडियो है वहां पे आपको, यहां पे आपको मैं समझाने वाला हूं कि क्या इंट्रोडक्शन होगा स्टाफिंग का, या स्टाफिंग की क्या प्रोसेस होगा, फिर अगली क्लास में रिक्रूटमेंट, उसके अगली क्लास में सिलेक्शन, और उससे अगली क्लास में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको समझाने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड, कॉमर्स अड्डा से जुड़े रहिए और ये सारी वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, ये सारी वीडियोस आप ही के लिए हैं, तो बेनिफिट इसका आपको लेना है, पूरा का पूरा आपको चैप्टर यहां पे समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाफिंग के चैप्टर को। और स्टाफिंग जो है ना वो आता है 3rd लेवल पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमने सीखा प्लानिंग, दूसरे नंबर पे हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग, और तीसरे नंबर पे हमने सीखा स्टाफिंग। इन सबके वन शॉट भी पड़े हुए हैं लाइन से, तो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में जाके मेरे वन शॉट भी आप देख सकते हो, अगर आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। ठीक है, स्टाफिंग जो है वो 3rd फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बेसिकली स्टाफिंग में करते क्या है, हम स्टाफिंग में लोगों को लेके आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट कैसे हम अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं। अब अच्छे लोगों को लेके आने का क्या मतलब है, काबिल लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को। जो लोग ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती हैं, जो लोग थोड़े कम काबिल या थोड़े कम कॉम्पिटेंट होते हैं उनको थोड़ी कम इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती है। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पर्सन, द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी कि सही इंसान को सही जॉब पे लेके आना और सही समय पे लेके आना, इसे हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। समझ में आ गया होगा। स्टाफिंग, स्टाफिंग में आईएनजी हटा दो, बचता क्या है, स्टाफ। ठीक है, स्टाफ क्या होता है, जो एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स, जो लेबरर्स हमारे यहां काम करते हैं हमारी फैक्ट्रीज में या हमारे ऑफिस में, उनको हम लोग बोलते हैं स्टाफ। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स। यहां पे आप लोगों को लेके आते हो, काबिल लोग होने चाहिए, अपनी जॉब के लिए स्किल्ड लोग होने चाहिए। जैसे अगर पढ़ाने की जॉब है तो पढ़ाना आना चाहिए, अपनी बात को समझाना आना चाहिए, कंटेंट अच्छा बनाना आना चाहिए, ये सारे स्किल देखे जाएंगे। स्टाफिंग में आप इंपॉर्टेंट पोस्ट पे इंपॉर्टेंट लोगों को रखते हो, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थोड़े कम कॉम्पिटेंट या काबिल लोगों को रखते हो। बेसिकली इतना सही है। और अगर एक लाइन में समझाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी कि सही इंसान को बेस्ट जॉब देना बेस्ट टाइम पे। 2 बार रिपीट कर दिया ताकि आपको यहीं पे इसी क्लास में याद हो जाए, घर पे सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े। एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लेना तो चैप्टर बिल्कुल लोहा हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। जो भी मैंने बोला है वो यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं कि क्या क्या बोला है मैंने। स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंट करना है आपको कॉम्पिटेंट लोगों को। कॉम्पिटेंट मतलब होता है काबिल या स्किल्ड, अपनी जॉब उनको आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट। जैसी पोस्ट की इंपॉर्टेंस है वैसे ही आप कॉम्पिटेंट लोगों को लाओगे। इसका मतलब है कि ज्यादा कैपेबल लोगों को, इसका मतलब कि ज्यादा काबिल लोगों को, कैपेबल मतलब हो जाता है काबिल या कॉम्पिटेंट, तो ज्यादा काबिल लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोस्ट दोगे। ठीक है, और अगर थोड़े कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट लोग हैं या थोड़े कम काबिल लोग हैं, काबिल वो भी हैं लेकिन इस वाले से थोड़े कम काबिल है, तो उनको आप लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट दोगे। भैया जो ज्यादा काबिल है उसको सबसे अच्छी पोस्ट, जो थोड़ा कम काबिल है उसको थोड़ी कम अच्छी पोस्ट दी जाएगी। खराब नहीं, थोड़ी कम अच्छी बोला मैंने, कम अच्छी और खराब में फर्क है। ठीक है, चलो बेसिकली आप यहां पे देख रहे हो कि मेरे पीछे ये फोटो में भी यही समझाने की कोशिश की है कि भाई बहुत सारे लोग हैं नौकरी करने के लिए, आपको बेस्ट इंसान को उठाना है जो आपके लिए बिल्कुल स्किल्ड हो, जो आपकी जॉब से मैच करता हुआ इंसान हो, जो आप जॉब ऑफर कर रहे हो वही जॉब उसको लेनी हो, वो अपना टाइम दे पाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे तरीके से मेहनत से काम कर पाए, वर्क हार्ड भी करे और स्मार्ट वर्क भी करे। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फीचर्स मतलब होती है खूबियां। तो यार सबसे पहला फीचर क्या है, आप बताओ, क्या प्लानिंग इंसानों की बात करता है, क्या ऑर्गेनाइजिंग इंसानों की बात करता है, क्या डायरेक्टिंग इंसानों की बात करता है। डायरेक्टिंग मतलब कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि हाँ भाई डायरेक्टिंग जो है वो इंसानों की बात करता है।
कैसे करता है? क्योंकि डायरेक्टिंग में हम मोटिवेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, अपनी बात को समझाते हैं कम्युनिकेशन में। स्टाफिंग वो पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे आप इंसानों की बात कर रहे हो। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानियत भी यहां पे आएगी, सोशल ऑब्जेक्टिव भी यहां पे आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पे आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि बेटा स्टाफिंग का काम क्या है? लोगों को नौकरियां देना। और याद करिए कि आपने जब मुझसे पढ़ रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नहीं पढ़ा है तो वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी, वन शॉट भी मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने और 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, याद करिए बताया था ना सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि भैया एक बिजनेस का कुछ धर्म होता है, सोसाइटी को सर्व करना, यानी कि सोशल वेलफेयर करना। जैसे मैंने आपको कुछ बताए थे, सबसे पहला रिवाइज करवा दे रहा हूं। सबसे पहला आता है कि भैया सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करना, फेयर प्राइस पे ऑफर करना, कोई भी मैल प्रैक्टिस या कोई भी एडवर्टीजमेंट गलत ना छाप देना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन ना करना, किसी से फ्रॉड ना करना, ठीक है, कंट्री के सारे लॉस को अबाइड करना, यानी कि सारे लॉस का पालन करना, सारे कानूनों का पालन करना। ये होते हैं किसी भी कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव जो हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब स्टाफिंग में ह्यूमन बींग्स तो हैं, इसके अलावा स्टाफिंग में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि यहां पे हम इंसानों को सर्व करने की बात कहते हैं। भाई आप ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाओ, एक बार इंप्लॉयमेंट में बंदा आ जाए, एक बार आप के यहां वो नौकरी करने लगे ना, तो नौकरी करके बात खत्म नहीं होती है। आपको उसको बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको उसको क्या कहते हैं, सैनिटेशन की फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, मतलब वॉशरूम वगैरह आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी, वेंटिलेशन यानी कि हवा पानी बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से आता रहे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? सबसे पहला क्योंकि यहां पे हम देते हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्यों है? क्योंकि हमको उनको वेंटिलेशन यानी कि प्रॉपर हवा पानी आता रहे, प्रॉपर सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई प्रॉपर तरीके से हो, वॉशरूम वगैरह प्रॉपर तरीके से हो आपकी ऑफिस में। इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस बढ़िया होनी चाहिए। और इसके अलावा भाई उनको रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, जो उनको आप पैसा दे रहे हो वो फेयर वेज हो, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा देना है, यानी कि बिल्कुल भी उनसे धोखाधड़ी वगैरह नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, पानी वानी की प्रॉपर फैसिलिटी हो, वाटर फैसिलिटी। इसके अलावा आप उनको रेस्ट भी दीजिए, रेस्ट इंटरवल, ठीक है। और रेस्ट इंटरवल हम लोगों ने फटीग स्टडी में भी पढ़ा था, ठीक है, कि भैया फटीग स्टडी में देखते हैं कि एक प्रॉपर काम को करने के लिए कितना ब्रेक या कितने रेस्ट चाहिए अपने एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीजें क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, स्टाफिंग से रिलेटेड है, इसीलिए स्टाफिंग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसके अलावा पहले स्टाफिंग को सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन नहीं माना जाता था, आज माना जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था, भैया नौकरी दे दो, बाकी वो अपना संभाल लेगा, पैसा देते रहो, सैलरी देते रहो बस। लेकिन आज की डेट में स्टाफिंग उससे बहुत ज्यादा है। आज की डेट में स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, जहां पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है, डेवलपमेंट भी देना है, उनको प्रमोशन लेने के अपॉर्चुनिटीज भी देने हैं, पढ़ने का मौका भी देना है, एजुकेशन भी है। तो ये सारी चीजें क्योंकि अब स्टाफिंग में आ चुकी हैं, तो इसलिए स्टाफिंग को एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बना दिया गया है। एक बात और, ये जितनी भी मैंने वर्ड्स का नाम लिया ना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब कुछ इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको आगे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्टाफिंग एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बना दिया गया। स्टाफिंग नहीं होगी तो जितना भी प्लान बना लो बेकार है। अगर अच्छे लोग नहीं है आपके यहां काम करने के लिए, तो डिपार्टमेंट में रहेगा कौन? क्या सारा काम मशीनों से करवा लोगे? क्या लिखा पढ़ी का काम भी मशीन कर देगी? ठीक है, प्रोडक्शन का काम मशीन कर सकती है, लेकिन मशीन को चलाने वाले भी तो लोग चाहिए ना, और उनको चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। कुल मिला के कहानी यह है, प्लान बना लो, ऑर्गेनाइजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, स्टाफिंग सब में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का भी कोई फायदा है नहीं कुल मिला के। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है। उसके अलावा प्लानिंग के स्टाफिंग के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इंटरनल इन्वायरमेंट याद करिए मैंने आपको कहां पढ़ाया था, मैंने आपको ये सारी चीजें बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ाई हैं, तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने 2 तरीके के इन्वायरमेंट पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था इंटरनल इन्वायरमेंट
और एक हमने पढ़ा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में दो तरीके की चीजें अपन ने पढ़ी थी, एक था आपका माइक्रो इन्वायरमेंट और एक था आपका मैक्रो इन्वायरमेंट, राइट। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी ना। इंटरनल में आते हैं वैल्यू सिस्टम, लेबर यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियंस, इसके अलावा आपके रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कितनी है आपके पास, ये सारी चीजें इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट पे कंपनी का कंट्रोल होता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। माइक्रो में आते हैं कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, और मैक्रो में आते हैं आपके पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, देख रहे हैं। तो भैया जितना आगे का पढ़ते जाओ ना भैया, उतना पीछे का रिवाइज भी करते जाओ। और बिजनेस स्टडीज को अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगी। जैसे मैंने अभी इसी में आपको पूरा बता दिया कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों से रिलेटेड क्या है, आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक पोर्शन भी रिवाइज करवा दिया। एंड यहां पे भी देखिए मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के सारी चीजें रिवाइज करवा दी है, ठीक है। तो याद करो, इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है ना ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन। अब एक अज्यूम करो जो लेबर यूनियन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको सपोर्ट नहीं करती, आए दिन प्रोडक्शन को बंद कर देती है और आए दिन नई डिमांड्स लेके आपके सामने आ जाती है। आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट हो, आए दिन लेबर यूनियन आपके प्रोडक्शन को, फैक्ट्री को बंद करती है और आपसे गलत गलत तरीके की मांगे करती है। तो भैया मुझे बताओ उसका एडवर्स इफेक्ट यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट से भी फर्क पड़ता है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर एग्जांपल लूं तो सुनो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कैसे फर्क पड़ता है, अब ये सुनो यार। देखो अभी आया कोविड-19 का समय चल रहा था। कोविड-19 के समय पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने लोगों को निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया, एंड ये कह के कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम आपको सैलरी कैसे दें। ठीक है, बात इनकी ठीक है। तो कोविड-19 के समय पे भैया लोगों को निकाल दिया गया बाहर, ठीक है। अब जब लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। हाँ, एक बात और है, जब कोविड-19 का दौर खत्म हुआ 2020-2021 में, जब फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद की कहानी, तो अभी भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसी ही हैं इंडिया में जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी स्टाफिंग पे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, मैनेजरियल फंक्शन, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, अलग मैनेजरियल फंक्शन है। सारे मैनेजरियल फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, काइंडली नोट इट डाउन। एंड इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फर्क कैसे पड़ता है ये मैंने आपको एग्जांपल्स देके समझा दिया। यू कैन ऑल्सो यूज दिस एग्जांपल इन योर आंसर शीट। आप कॉपी में लिख के आ सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। ये सिर्फ बताने वाले एग्जाम्पल नहीं है, लिखने वाले एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है। तो बिल्कुल है भैया। सबसे पहले तो काबिल लोगों को ढूंढ के लाना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है। तो डिस्कवर करने में और कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करने में स्टाफिंग का बहुत काम आता है। अब देखो यार, दो वर्ड निकल के आते हैं। एक तो होता है आपका दो वर्ड क्या है, एक तो आपका हो जाएगा डिस्कवरी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका इन्वेंशन। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क है? इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क यह है, इन्वेंशन मतलब होता है किसी नई चीज को बनाना, समथिंग न्यू, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी का मतलब है पुरानी चीज को खोज के लाना, ठीक है, पुरानी चीज की खोज। तो भैया इंसान जो है ना, आप उनकी खोज कर रहे हो। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाई, मतलब कि थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। लेकिन डिस्कवरी की बात की जाए, अब मैं अचानक से इंग्लिश में आ गया हूं क्योंकि दोनों वर्ड्स का मतलब आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और डिस्कवरी, वास्को दा गामा डिस्कवर्ड इंडिया, ठीक है ना, उन्होंने इंडिया की खोज की। इंडिया पहले से था, बल्ब पहले से नहीं थी। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया बल्ब को, इंडिया को वास्को दा गामा ने खोजा। इंडिया बनाया नहीं, इंडिया को इन्वेंट नहीं किया, इंडिया को डिस्कवर किया। अब यहां पे आपको लोग हैं और ऑलरेडी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आपको उनको ढूंढना है और काबिल लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। इसके अलावा अगर स्टाफिंग रहेगी तो आपकी कंपनी बेटर परफॉर्म कर पाएगी अपने कॉम्पिटिटर से। और जो आपस में लोग हैं ना, अगर आप उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोगे तो वो भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा स्टाफिंग बहुत हेल्पफुल है कंपनी की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। लोग होंगे तो काम करेंगे, कंपनी में लोग काम करेंगे तो ही प्रोडक्शन होगा, सर्वाइव भी करेगी कंपनी और कंपनी हमारी ग्रो भी करेगी। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग आपके यहां काम कर रहे हैं ना, जो लोग आपके यहां काम कर रहे हैं, आपको उनसे काम निकलवाना है। देखो किसी को भी मौज की सैलरी लेने से कोई आपत्ति नहीं है, हर इंसान चाहता है कि सैलरी मिलती रहे, काम कुछ ना करना पड़े,
ठीक है भैया, उस केस में आपके लिए ये चैलेंज है कि आप लोगों से काम निकलवाएं, यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ है आप उनको बिजी रखें, आप उनसे काम निकलवाते रहे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप स्टाफिंग करोगे, अगर आप ट्रेनिंग दोगे, डेवलपमेंट दोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे और एम्प्लॉयज का मोरल यानी कि मोटिवेशन भी उनकी बनी रहेगी। अब ये वर्ड आपने शायद पहले भी सुना होगा, ये वर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। कहां पे आता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जो जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करता है। मैं बताता हूं आपको, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में कहा जाता है कि लेबर टर्नओवर को कम करो, ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट कम होना चाहिए। लेबर टर्नओवर रेट वो रेट होता है, लेबर टर्नओवर रेट वो रेट होता है जिससे ये पता लगता है कि एक साल भर में आपके कितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए हैं। तो लेबर टर्नओवर रेट हमेशा कम होना चाहिए, कम होगा तो अच्छी बात है। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन दो, लोगों को जॉब सिक्योरिटी दो ताकि वो लोग कम छोड़ के जाएं और लोग आपके यहां पुराने बने रहें, और उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी दो, स्टाफिंग ये कहता है। चलो बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब ये जो टॉपिक है बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की डेट में। आप एक वेबसाइट या एक ऐप इंस्टॉल करना मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है लिंक्डइन, ठीक है। अभी तो आप पढ़ रहे हो तो आप लिंक्डइन का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। शुरू में आपको लिंक्डइन बहुत ज्यादा बकवास ऐप लगेगी, क्योंकि जैसे फेसबुक में लोगों को जोड़ते हैं ना, इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे लिंक्डइन में आपको कनेक्ट करना होता है अलग अलग लोगों से। तो आप अभी भी कर सकते हो लिंक्डइन इंस्टॉल, लिंक्डइन पे जाना और किसी भी कंपनी का, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जब आप बीकॉम करोगे या एमबीए करोगे, एमकॉम करोगे, वहां पे आपको समर इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। जैसे बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर में समर इंटर्नशिप होती है, तो आपको इंटर्नशाला वगैरह जैसी कंपनी से जुड़ना पड़ेगा जहां पे आपको इंटर्नशिप वो करवाएंगे। उसके लिए आप एक चीज टाइप कर सकते हो, जैसे मान लो इंटर्नशाला कंपनी के आप एचआर को ढूंढना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो इंटर्नशाला एचआर, और आप अभी से ही उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बातचीत शुरू कर सकते हो, उनके पोस्ट को पढ़ सकते हो। तो एचआर, अब ये एचआर वाली जॉब आजकल बहुत चल गई है। एचआर मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और एचआरएम मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको लोगों को मैनेज करना है यहां पे। अब अगर बात करें कि सर स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फर्क क्या है, तो एक डायग्राम बनाता हूं, उससे सारा फर्क समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ये एचआरएम है, ठीक है, तो स्टाफिंग ये है। स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढ के लाना है। एचआरएम थोड़ा सा वाइड स्कोप है, एचआरएम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होती है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एचआरएम में देखो मैनेजमेंट तो जुड़ ही गया है कि आपको मैनेज किसको करना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, ठीक है। चलो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जहां पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के क्या करते हो, सपोर्ट करते हो अपने एम्प्लॉयज को और उनको नर्चर करते हो। देखो, स्टाफिंग का काम है लोगों को लेके आना, और एचआरएम का काम है उनको नर्चर। नर्चर मतलब होता है पाल पोस के बड़ा करना। पालना पोसना मतलब ऐसा नहीं कि आपको जैसे आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, वैसा नहीं, मतलब उनकी केयर करना, ठीक है, उनकी केयर करना, प्रॉपर उनको वर्किंग इन्वायरमेंट वगैरह देना और अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना और एक पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आप चाहें तो इन सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, अपनी आंसर शीट में, तो प्लीज नोट इट डाउन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है नर्चर करने का और सपोर्ट करने का अपने इंप्लॉइज को और एक पॉजिटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट देने का। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो स्टाफिंग में आती हैं, और बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे उन एम्प्लॉयज को हमेशा सपोर्ट करना, हमेशा इनिशिएटिव लेने के लिए कहना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। तो रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, ये सारे पार्ट्स ह्यूमन रिसोर्स के हैं। आई एम अंडरलाइनिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स, और आप लोग इसको नोट करके आंसर कॉपी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि क्या इवोल्यूशन रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सबसे पहला जो इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला आता है लेबर वेलफेयर स्टेज। अब देखो यार, आज से अगर 200-300 साल पहले की बात करो तो बिजनेसेस बहुत छोटे छोटे से होते थे और ज्यादा लोग एक ही जगह पे काम नहीं कर रहे होते थे।
तो वहां पे ऐसा कोई ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन उस जमाने में होते थे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब है जो आज भी होते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन का मतलब यह है कि भैया जो भी लोग आपके एक प्रॉपर मार्केट प्लेस में ट्रेड कर रहे हैं, उनका अपना एक यूनियन है, उनका अपना एक संगठन है जिसमें वो सबको फैसिलिटेट करते हैं, सारे लोगों की नीड्स का ध्यान रखते हैं। तो पहले हुई ट्रेड यूनियन आए और एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ने लगी जो मीडिएटर बन जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। देखो अब एक एम्प्लॉयर है और उसके अंदर है एक एम्प्लॉयर है और उसके अंदर काम करते हैं 10 लोग, तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन जहां पे 50 या 100 लोग काम करते हैं उसके अंदर पे, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। फिर उसको जरूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, ठीक है। तो पहले वो ट्रेड यूनियन वगैरह सेलेक्ट कर लेते थे और एक यूनियन का लीडर बना देते थे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में बात करवाता था। फिर आगे आपका पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। भैया पर्सनल मैनेजमेंट के स्टेज में क्या हुआ, यहां पे बिजनेस एक्सपैंड होने लगे और बहुत ही जल्द एक ही छत के नीचे लोगों को काम मिलने लगा। हजार लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग एक ही छत के नीचे काम करने लगे। आज की डेट में अगर मैं सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करूं इंडिया में, तो रेलवे, विप्रो, इन्फोसिस, इंडियन आर्मी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज की डेट में एक ही छत के नीचे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब जरूरत महसूस हुई पर्सनल मैनेजमेंट की, यानी कि हर इंसान को मैनेज किया जाए। और जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़े तो एक फैक्ट्री सिस्टम बिजनेसेस में आया, ठीक है। फैक्ट्री सिस्टम जहां पे बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे काम कर रहे थे। उसका रिजल्ट ये रहा कि एक ऐसे इंसान की जरूरत महसूस हुई जो क्या करेगा, एम्प्लॉइज को ढूंढ के भी लाएगा, उनको मैनेज भी करेगा, उनकी शिकायतों को दूर भी करेगा, उनकी कंप्लेंट्स भी सुनेगा। एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत हमको क्या हुई, महसूस हुई। फिर आता है आपका एचआरएम स्टेज। एचआरएम स्टेज लास्ट स्टेज है जहां पे अब ये आज के जमाने की यानी कि 21st सेंचुरी की आज की डिमांड्स को केटर करता है, ठीक है। डिमांड्स को क्या करता है, केटर करता है आपका एचआरएम स्टेज, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरडी भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपने एक मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा जिसकी आई गेस अभी तक जो मंत्री हैं वो है स्मृति ईरानी जी, और उस मिनिस्ट्री का नाम है एमएचआरडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंडिया में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जो आपका यूजीसी है, जो आपका एनटीए है, जो सीयूटी का पेपर कंडक्ट कराता है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, वो सब कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपके एमएचआरडी के अंदर ही आते हैं। यही लोग रेगुलेट करते हैं आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स हैं, जितनी भी एजुकेशनल फैसिलिटीज है ऑल ओवर द इंडिया। तो ये बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं जैसे जैसे भैया बिजनेस आगे बढ़ने लगा, एक्सपैंड करने लगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी चेंज हो गई। आज आप इतने बड़े बड़े फोन चला रहे हैं, आज से 10 साल पहले इतने बड़े बड़े फोन हुआ करते थे कीपैड वाले, ABCDEF ऐसे करके, आपको अगर F टाइप करना तो 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। आज की डेट में टच वाले फोन आ गए, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, ठीक है। अब बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जो ओल्ड इंप्लॉइज हैं, क्या उनको पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल टाइम लगेगा। वो नई अपॉर्चुनिटीज, नई टेक्नोलॉजी को सीखने में टाइम लगाएंगे। अब जरूरत महसूस होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, ठीक है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज रफ्तार से बदल रही है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने की बहुत रिक्वायरमेंट महसूस हुई और ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाने लगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यही तो बताएंगे ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही बताएगा कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, यानी कि मैन पावर कितने लोग हैं। मान लो 100 लोग हैं, 50 को आता है मशीन चलाना, 50 को नहीं आता है। अब यह पता लग गया कि भैया 50 लोगों को देनी है ट्रेनिंग, कौन सा एक्सपर्ट आएगा, कौन सा इंडस्ट्री एक्सपर्ट आएगा, प्रोफेशनल आएगा जो उनको ट्रेनिंग देगा, कितने डेज की ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। और ट्रेनिंग का वेन्यू क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ द जॉब यानी कि जॉब से हटके होगी या ऑन द जॉब, ट्रेनिंग जॉब के साथ साथ दी जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है एचआरएम की स्टेज पे, ठीक है। यहां पे बेसिकली एक कंपनी है जिसके 1600-1800 एम्प्लॉइज हैं, तो आप लगा लो कि कम से कम 15-20 एचआर तो होंगे ही जो उस पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहे होंगे। आई होप बच्चों की आप लोग को ये इंट्रोडक्शन की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने स्टाफिंग का मतलब पढ़ लिया है, स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और एचआरएम स्टेज तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आने वाला है आपका स्टाफिंग की प्रोसेस, फिर रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और सिलेक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो आई गेस कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। स्टाफिंग चैप्टर के अंदर स्टाफिंग की क्या प्रोसेस है,
तो फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कर लो सेशन को और अपनी कॉपी पेन निकाल लो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। इससे पहली वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना, वहां पे हमने आपको पढ़ाया है कि स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारी ये जो क्लास है, यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो भैया आपको जैसा कि देख पा रहे होगे कि देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस इन दिस प्रोसेस, और हमको ये सारी बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से पढ़नी है, ठीक है जी। ये एक फ्लो चार्ट है, तो पहले इसको डायग्राम को समझ लेते हैं एंड फिर इस डायग्राम से आगे जाएंगे। तो जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको भी एक बार रीड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हो बिजनेस स्टडीज में रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है। अकाउंट्स में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज में रीडिंग करना है, ठीक है। ऐसा मेरा फर्म बिलीफ है। तो अगर आप लोग रीडिंग करते हैं तो आपका बहुत फायदा होता है। एनसीईआरटी से रीडिंग करिए या जो मेरा कंटेंट है आप उसकी रीडिंग करिए, बहुत सारी चीजों का आइडिया आपको लगता है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। एंड सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है स्टाफिंग के प्रोसेस में। तो भैया देखो सबसे पहला स्टेप क्या है ये देखते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप अगर कोई है बच्चों तो वो है मैन पावर प्लानिंग। क्या है सबसे पहला स्टेप? मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में आप ये देखते हो कि कितने लोगों की जरूरत है। देखो मैंने आपको स्टाफिंग में बताया, स्टाफिंग का मतलब होता है कॉम्पिटेंट लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट देना, जो कम कॉम्पिटेंट है, जो कम काबिल लोग हैं उनको कम इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफर करना। अब पोस्ट तो आप तब देंगे ना जब आपको यह पता लगेगा कि कितने लोगों की जरूरत है। मतलब आप जब लोगों की हायरिंग करेंगे, जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन कर रहे होंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की कमी है और कितने लोगों को बाहर से लेके आना है। तो मतलब हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर स्टिल मतलब नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं, ठीक है, और आपको उनको लेके आना है, जिसकी वजह से आपका जो काम है, जिसकी वजह से आपकी जो जॉब है वो अभी रुकी हुई है। तो मैन पावर प्लानिंग में आपको ये करना है कि कितनी मैन पावर आपको अभी भी रिक्वायर्ड है अपने काम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। रिक्रूटमेंट में क्या करते हो आप? रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम लोग बेटा 2-3 काम करते हैं। सबसे पहला लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आओ और हमारे यहां आके अप्लाई करो, ठीक है। इनवाइट करते हैं ताकि वो आए और हमारे यहां आके क्या कर दें, अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करता है? जैसे मान लो मुझे नौकरी चाहिए, मुझे किसी कंपनी में जाना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मैं अपना रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे बोल लो या आप सीवी बोल लो या आप बायोडाटा बोल लो, मुझे ये तीनों चीजें जमा करनी पड़ेंगी उस कंपनी में जाके। और आजकल सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो मेल वगैरह कर दो या उनका कोई पोर्टल है तो उस पोर्टल पे अप्लाई कर दो, या उनका कोई व्हाट्सएप वो है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है एचआर वेचआर का, तो आप उस पर भी मेल कर सकते हो अपना सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा। अब वो लोग आपका सीवी देखेंगे, रेज्यूमे देखेंगे, बायोडाटा देखेंगे और आपको कॉल करेंगे कि आ जाओ भैया हमारे यहाँ इंटरव्यू देने, ठीक, हमारे यहाँ इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू के बाद आपका होगा बेटा सिलेक्शन टेस्ट, हमारे यहाँ टेस्ट दे दो, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा और फिर आपको एक जॉब ऑफर कर दी जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है सिलेक्शन में, ठीक है। सिलेक्शन में क्या करते हैं, पहले लोगों को कहते हैं कि आओ भैया हमारे यहाँ अप्लाई करो। बंदा अप्लाई करता है अपने रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा की हेल्प से, फिर आप उसका इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या मेडिकल लेते हो और उसको एक बहुत ही प्यारी सी जॉब ऑफर करते हो। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम सारे लोगों को बुलाते हैं, किसी को भगाते नहीं है। बट सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारे लोगों को वापस घर भेज देते हैं, उनसे कहते हैं भैया अब आपका सफर हमारे साथ यहीं तक था, आप मुंबई नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के 2 नाम और भी हैं। ओरिएंटेशन का एक नाम तो ये हो गया ओरिएंटेशन, दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन, और तीसरा हो गया इंडक्शन। अब ये ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन या इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब यह है कि जब न्यू एम्प्लॉय जब कंपनी में आ रहा है ना, तो उस नए एम्प्लॉय को सबसे इंट्रोड्यूस कराना, कंपनी में उसकी क्या जॉब है, उसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या काम उसको करने पड़ेंगे, कहां वो बैठेगा, कहां वो उठेगा, उसके जूनियर से, उसके सीनियर से, मतलब सारी कंपनी से उसको फैमिलियर करवा देना कि देखिए भैया ये आपकी जॉब है, आपको ऐसा ऐसा काम करना है। इसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन या इंडक्शन या ओरिएंटेशन, इंडक्शन या इंट्रोडक्शन। फिर एक आता है निकल के प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसको अपनी जगह दिखा देना कि हाँ भाई ये तेरी जगह है, एंड उसको अपनी सारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देना। अभी आगे देखेंगे प्लेसमेंट को और डिटेल में। तो आपने देखो, आप खुद लॉजिकल सेंस में बताओ, आप ये सारी चीजें मुझसे पढ़ते रहे हो, मैं सारा पढ़ा दूंगा,
बट इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये सब पढ़ क्यों रहे। यार एक बात तुम बताओ, जब कल तुम नौकरी पे जाओगे तो एक कंपनी या तुम अगर किसी को हायर कर रहे हो, अगर मान लो तुम किसी को हायर कर रहे हो, तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो किसी कंपनी में, सबसे पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा, मुझे बताओ कि कितने लोगों की जरूरत है। देखना पड़ेगा ना, फिर आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा ना, फिर आपको उनका इंटरव्यू या टेस्ट लेना पड़ेगा ना, फिर आपको उनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप लॉजिकल स्टेप है। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर होगे तो आप भी यही सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे, और अगर आप इंप्लॉई होगे तो भी आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे। फिर जब वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है उसको ट्रेनिंग देते हैं, जब वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, फिर अगर अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको प्रमोशन वगैरह भी देते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रेजल यानी कि इंक्रीमेंट, जब उसको 1 या 2 साल हो जाए काम करते करते, फिर उसका इंक्रीमेंट भी करते हैं, पैसा बढ़ाते हैं। एंड रेम्यूनरेशन इज ऑल अबाउट, यू नो बाय रेम्यूनरेशन, क्योंकि आपने रेम्यूनरेशन का जो प्रिंसिपल है वो पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मुझसे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हर इंप्लॉय को फेयर वेजेस मिलने चाहिए जो भी वो काम कर रहा है। तो ये सारे स्टेप जो है वो अपन को पढ़ने रहते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस में। अब सर क्या इसके अलावा और कोई प्रोसेस हम लोगों को पढ़नी है? जी हाँ, इसके अलावा आपको सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ाई जाएगी, बट वो सिलेक्शन वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये स्टाफिंग की प्रोसेस हो तो सिर्फ स्टाफिंग की प्रोसेस ही इस वीडियो में कवर होने वाली है, ठीक है ना। चलो, तो वही मैंने बताया था भाई पिछली बार भी, अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो स्टे ट्यून्ड टू कॉमर्स अड्डा 24/7, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर प्लानिंग, कि कितने लोगों की जरूरत है। बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है। द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग इज टू प्लान द मैन पावर इन्वेंटरी। कितने लोगों की जरूरत है काम को करने के लिए, ठीक है, ताकि यह पता लग जाए कि भैया जॉब रिक्वायरमेंट और डिमांड, मतलब कितने लोगों की जरूरत है, किन किन जॉब्स को आप लेके आ रहे हो और उस जॉब के लिए हम कितने लोगों को लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के लोगों की जरूरत है। मान लो कि भाई आप दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ऑफिस का है दिल्ली में। अब दिल्ली में तो 10 लोगों की जरूरत है, 10 इंप्लॉइज की जरूरत है, लेकिन आपको यह भी पता है कि यार दिल्ली से हमारा जो ऑफिस है वो हम मुंबई में एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब मुंबई में भी अब हम एक ऑफिस खोलेंगे, और वहां मुंबई में भी हमें जो है 50 से 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे आज के प्रेजेंट एम्प्लॉइज तो चाहिए ही चाहिए, मुझे कल के फ्यूचर एम्प्लॉइज भी चाहिए मुंबई के लिए। तो यहां पे सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं होती, यहां पे आप फोरकास्ट करते हो, यहां पे आप डिटरमाइन करते हो कि फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द कंसर्न, कि भैया फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको यह भी देखना होता है। बेसिकली मैन पावर रिक्वायरमेंट या मैन पावर प्लानिंग बात करता है कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है आपको। सेकंड पॉइंट पे आता है मैन पावर प्लानिंग का 5, हाँ सेकंड नंबर पे है भाई 5-6 चीजें मैन पावर प्लानिंग के बारे में लिखी हुई है, ये समझ लो, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये मैन पावर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको दर्शाती है। सबसे पहला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मैन पावर नीड। देखो कितने लोगों की जरूरत है, ये मैन पावर प्लानिंग से ही पता लगेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ ना इंपॉर्टेंस, मैन पावर प्लानिंग से ही पता लगेगा कि कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, मैन पावर नीड्स, है ना। ओके, फिर आता है आपका, ब्लैक कर लेता हूं, फिर आता है अगर आपको यह पता होगा कि कितने लोगों की जरूरत है ना, तो आप ज्यादा लोगों को हायर नहीं करेंगे, और अगर आपकी कंपनी में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको निकाल देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट बचेगी, यानी कि लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये येलो वाला शायद थोड़ा चमक रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ट्रेनिंग। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि भैया कितने लोग आने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं वो प्लान करेंगे, ठीक है। फोर्थ बात करता है कि अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जैसे दिल्ली से मुंबई ले जाना है, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोगों की एस्टिमेशन नहीं करके रखेंगे तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन के लिए भी मैन पावर प्लानिंग बहुत जरूरी है। और पांचवा आता है मैन पावर प्लानिंग की कंप्लीट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। जितने भी लोग आपके आ रहे हैं ना, जितने भी मैन पावर है, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। पहला हो गया मैन पावर नीड्स का पता लगेगा मैन पावर प्लानिंग से, दूसरा लेबर की कॉस्ट कम होगी, तीसरा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, चौथा आप बिजनेस का एक्सपेंशन भी कर सकते हो, और पांचवा आता है कि आपको मैन पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो मैन पावर प्लानिंग बहुत जरूरी है। चलो, इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया ना, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी जो पहले क्लियर नहीं थी, और आपको ये क्लास लेके क्लियर हो गई होंगी, जैसे मैन पावर क्या होता है, ये पूरी स्टेप, ये पूरा प्रोसेस अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है बच्चा पार्टी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम बेसिकली लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई करने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक मौका मिलेगा हमारे यहां नौकरी करने का। तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे यहां आके क्या करो, हमारे यहां आके नौकरी करो।
एंड हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जिन लोगों की हमें जरूरत है बेसिकली, मतलब जिन जॉब्स को हमें फिल आउट करना है, जो पोस्ट जो वैकेंसीज अभी खाली हैं उन पे लोगों को भरना है, उसके लिए उसी के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। कहां डालते हैं? एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, लिंक्डइन पे, naukri.com पे। वो सारी चीजें मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं रिक्रूटमेंट वाली वीडियो में, ठीक है ना। हर वीडियो का अपना एक इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस समझ रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि आपको लोगों को इन्वाइट करना है कि आजा भाई, तू भी आजा मेरे यहाँ अप्लाई कर दे। सुनो सुनो, तुम भी आ जाओ मेरे यहाँ अप्लाई कर दो, और अगर तुम्हें अच्छा मतलब अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें नौकरी दी जाएगी, ठीक है। ओके, रिक्रूटमेंट बेसिकली कैंडिडेट से रिलेटेड होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली करियर ओरिएंटेड होता है। यहां पे सीवी चेक की जाती हैं, सीवी जमा होती हैं, एम्प्लॉय के बारे में बात करता है। ये कुछ एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं रिक्रूटमेंट के, जिनके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा आंसर अपने बोर्ड्स के लिए बना सकते हो। एप्लीकेशन आपकी स्क्रूटनी होती है कि भैया जो एप्लीकेशन तुमने लगाई है उसको एक बार रीचेक कर लेंगे, जो डाटा वाटा तुमने भरा है वो गलत तो नहीं भरा है, कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं कर दी है, ये सारी चीजें। इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा रिक्रूटमेंट के बाद। ये बेसिक बात है, आप सर्च कर रहे हो रिक्रूटमेंट में। आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट में आप सर्च करते हो लोगों को लेकर और स्किल, ठीक है। रिक्रूटमेंट में आपकी स्किल वगैरह भी चेक होगी। समझ गए बात को? चलो, तो रिक्रूटमेंट हो गया। और अब बात करते हैं बच्चों सिलेक्शन की। अब जिन लोगों को आपने बुलाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जिन लोगों ने अपना रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा आपकी कंपनी में जमा किया हुआ है ना, अब आप उनका सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन कैसे करोगे? सबसे पहले आप उनका सीवी देखोगे, सीवी सही है। जैसे मान लो यार ये बंदा एमबीए नहीं है, हमें तो एमबीए वाला चाहिए, फाड़ के फेंक दी। अरे यार ये बंदा ना एमबीए नहीं है, इसने एमकॉम किया हुआ, फाड़ के फेंक दिया। अरे यार ये ना 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, हमें तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फाड़ो फेंक दो। मतलब रेज्यूमे को आप सबसे पहले स्क्रीनिंग करोगे रेज्यूमे का, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करोगे, है ना, और उसके बाद आप देखोगे कि आप स्क्रीन आउट कर दोगे उन लोगों को जिनकी जरूरत नहीं है, और सूटेबल कैंडिडेट्स को आप अपॉइंट कर लोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो कैंडिडेट आपको सूटेबल लगेंगे उनका इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन टेस्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करके आप उनको नौकरी दे दोगे, यानी कि आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। ओके, सिलेक्शन के बाद आता है ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि भैया अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को फैमिलियर करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। The appointed candidates are made familiar to the work units and work environment, ठीक है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। अगर आप आए हैं और आपके साथ 100 लोग और आए हैं तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाएगा और आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन घुमाई जाएगी, आपको फैमिलियर करवाया जाएगा। जैसे ऐसा ही, जैसे समझिए कि आपके घर में मेहमान आता है और उसकी हम पूरी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करने के बाद हम उसको ले जाते हैं और दिखाते हैं अपना घर। ये देखो ये बेडरूम है, ये देखिए ये ड्राइंग रूम है, यहां मैं सोता हूं, ये मेरी अलमारी वगैरह। आप उनको पूरा घर घुमाते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। खासकर जब आपका घर जो है नया बनाओ, ठीक। प्लेसमेंट टेक प्लेस बाय पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब। और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सही इंसान को सही जॉब दे दो, यही होती है प्लेसमेंट, ठीक है भैया। ये बात भी हो गई, ठीक। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। एक बार बंदा आ जाता है ना, प्लेसमेंट हो जाती है, उसकी ओरिएंटेशन हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे काम करने लगता है। और आपको ये पता लगाना है कि वो जो काम कर रहा है ना, वो अपने काम में कितना स्किल्ड है। मान लो कोई लेबर है और वो कोई मशीन चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो मशीन चलानी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप उसको क्या दोगे? ट्रेनिंग दोगे। और डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? डेवलपमेंट में आप मैनेजर्स के लिए, जो मैनेजर आ रहे हैं ना, मैनेजर्स के लिए आप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हो, जहां पे मैनेजर्स को कुछ एजुकेशन भी दी जाती है और उनको कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको प्रॉब्लम दी जाती है ताकि वो सॉल्व कर पाए। बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फर्क यही है, ट्रेनिंग वर्कर्स के लिए होती है, डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए होती है। ट्रेनिंग जॉब के ऊपर बात करती है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी इंसान का, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके एप्टीट्यूड के ऊपर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ट्रेनिंग में आपको सिर्फ जॉब से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। जैसे भैया ट्रेनिंग के अलग अलग तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप किसी को कोच कर सकते हो, ठीक है। कोच जैसे कि भाई ये कह रहा है ना कि इस पे लॉन्ग जंप करो, जैसे आपका कोच होता है ना क्रिकेट टीम का कोच, जो बताता है ऐसे बॉलिंग करनी है, ऐसे बैटिंग। आप टीच कर सकते हो, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है। आप नॉलेज इनहेंस कर सकते हो ट्रेनिंग के अंदर। डेवलपमेंट में आप उसके करियर प्लानिंग की बात कर सकते हो। लर्न में आप जानते हो, समझ सकते हो एक्सपीरियंस और स्किल्स। बेसिकली ट्रेनिंग बात करता है स्किल्स की, स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा पार्टी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या बात करता है? ट्रेनिंग एक तरह का इंसेंटिव होता है जो वर्कर्स को दिया जाता है। इंसेंटिव मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई जॉब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा। अब देखो, मान लो कोई प्लम्बर है, उसको प्लम्बर
का काम तो आता है, बट वो एक प्रॉपर मशीन नहीं चला पा रहा है। अगर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उसका काम आसान हो जाएगा, अब वो और एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। तो इंसेंटिव की तरह होता है। और करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, वर्कर्स को डेवलप करने की एक कोशिश होती है कि वर्कर्स डेवलप हो पाए, ग्रो कर पाए। उसके अलावा ट्रेनिंग इज जनरली गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन इट। कहा जाता है कि ट्रेनिंग वही दी जाती है, ट्रेनिंग उसी चीज की दी जाती है जो काम वो बंदा, जो एक्टिविटी वो बंदा एक्चुअली में कर रहा है। अब प्लम्बर को कारपेंटर होने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कारपेंटर को प्लम्बिंग करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, प्लम्बर को प्लम्बर की प्लम्बिंग की, और कारपेंटर को कारपेंटरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड गिविंग देम की एंड इंपॉर्टेंट जॉब एज अ टेस्ट और एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि उनको बेसिकली एजुकेट करना है, जिसमें उनको इंपॉर्टेंट जॉब दी जाती है, उनको की यानी कि इंपॉर्टेंट जॉब दी जाती हैं एक टेस्ट या एग्जामिनेशन की तरह, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकें। बेसिकली देखो, मान लो तुमसे तुम्हारी मम्मी कहती है कि तुम एक दिन खाना बना के देखो कैसा लगता है। तुमने सोचा हाँ भाई खाना बना के देख लेते हैं। अब जब तुम खाना बना के देखोगे एक दिन, तो तुमको पता लगेगा कि खाना बनाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस खुद इवैल्यूएट कर पाओगे खाना बनाने के लिए। मम्मी कभी कभी कहती है ना गुस्से में कि खाना बना के देखो तो पता लगेगा खाना कितनी मेहनत से बनता है, जो तुम उसमें नुक्स निकालते हो कि नमक कम है और ये कम है। ठीक है, तो यहां पे एक एम्प्लॉय को थोड़े इंपॉर्टेंट जॉब दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट की पोजीशन दी जाती हैं, जहां पे वो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। ओके, फिर आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में बेसिकली एम्प्लॉयज के पैसे की बात होती है। ये एक तरीके का कंपनसेशन होता है। एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का कंपनसेशन होता है उनकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई अच्छा काम किया, ये ले पैसे रख ले। मॉनिटरीली मतलब कि भैया मनी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। ओके, अच्छा पैसा कैसे दिया जाता है, देखो अगर कोई स्किल्ड होगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब कैसा वो काम कर रहा है। अगर वो अनस्किल्ड होगा तो थोड़े कम पैसे मिलेंगे। फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, भाई अगर कोई फिजिकल बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, अगर कोई मेंटल दिमाग बहुत लगा रहा है तो उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। बेसिकली रेम्यूनरेशन इज ऑल अबाउट गिविंग देम सैलरीज एंड कंपनसेशन। ओके, और बात करते हैं बच्चों, लास्ट के हमारे 2 पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहां पे आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखते हो, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का ट्रैक रखते हो कि हां जो हमारा एम्प्लॉय है वो काम कैसा कर रहा है। सिर्फ परफॉर्मेंस का ही नहीं, उसके बिहेवियर का, उसके एटीट्यूड का, एज वेल एज उसके ओपिनियंस का आप एक ट्रैक, एक रिकॉर्ड रखते हो, और फिर रेगुलर असेसमेंट करते हो हर महीने या हर 6 महीने में कि भैया वो इंसान बेसिकली है कैसा, अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इट इज बेसिकली कंसर्निंग टू नो द डेवलपमेंट साइकिल एंड ग्रोथ पैटर्न। ये बेसिकली इस वजह से किया जाता है ताकि ये पता लगे कि डेवलपमेंट, इस बंदे का डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। ठीक है, अगर कोई इंसान खुद काम कर रहा होगा तो मैनेजमेंट भी उसको आगे बढ़ाएगा, अगर कोई खुद ही काम नहीं कर रहा होगा तो मैनेजमेंट भी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो जो काबिल है उसका डेवलपमेंट होगा, जो काबिल नहीं है, जो ग्रो नहीं कर रहा है, जिसका ग्रोथ पैटर्न बहुत डीले है, वो नहीं कर पाएगा डेवलपमेंट। लास्ट में आता है बेटा प्रमोशन एंड ट्रांसफर। जब हर चीज हो जाती है तो एम्प्लॉय का प्रमोशन भी करते हैं, उसको ट्रांसफर भी करते हैं। ट्रांसफर मतलब दिल्ली से मुंबई भेज देना, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट दे देना, बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रमोशन का मतलब होता है ज्यादा अच्छी जॉब देना, ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा सैलरी के साथ। प्रमोशन एक तरीके का नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव होता है, जहां पे एक बंदे को हम लोग हायर जॉब ऑफर करते हैं। हायर जॉब के साथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, मतलब जैसे जैसे आपका पद बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाएंगी, एंड इसी के साथ साथ आप पैसा भी ज्यादा लोगे ऑब्वियसली। और ट्रांसफर का मतलब होता है कि भैया एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पार्ट दिल्ली में, एक मुंबई में, तो दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर देना, ठीक है, या मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर कर देना। मतलब
एक सिटी से दूसरे सिटी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रमोशन का बेसिकली मतलब यही है कि भैया प्रमोट कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। ट्रांसफर का सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली से मुंबई भेज दो, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आदमी काम कर रहा है तो नाइट शिफ्ट में भेज दो। इस क्लास का नाम होने वाला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर पार्ट की बात करें तो भैया ये है पार्ट नंबर 5, ठीक है, मतलब 5th पार्ट है आपके स्टाफिंग की चैप्टर का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और आज हम लोग समझेंगे कि भैया किस तरीके से एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है और क्या होता है डेवलपमेंट। बेसिकली हम लोग ने स्टाफिंग का प्रोसेस समझा, हमने स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन समझा, स्टाफिंग होती क्या है, फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन समझा। और आज समझने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह सारी चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले ये ट्रेनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग बेटा वो चीज होती है, ट्रेनिंग एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का एफर्ट है जो किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि एम्प्लॉयज की नॉलेज बढ़ सके और ताकि एम्प्लॉयज की स्किल्स बढ़ सके फॉर द सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। देखो, ट्रेनिंग मैनेजमेंट की ओर से, एक्सपर्ट्स की ओर से एम्प्लॉयज को दी जाती है ताकि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ा सकें और अपनी जॉब में जो भी वो करना चाहते हैं उस चीज को कर सकें, यानी कि सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द जॉब। जो जॉब वो कर रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। ट्रेनिंग एफर्ट किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट मोटिवेट करता है कि एम्प्लॉय हमेशा ट्रेन हो, तो ट्रेनिंग देते रहते हैं और नॉलेज और स्किल को बढ़ाने की बात होती है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेनिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेनिंग के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। देखो, कुछ कंपनियां सोचती हैं कि अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो ये तो एक्सपेंडिचर है। नहीं बेटा, ट्रेनिंग अगर आप दोगे तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं है, वो वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। ये वेस्ट नहीं हो रहा आपका पैसा, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। जब एम्प्लॉय अपने काम को सीखेगा, अपनी स्किल में मास्टर बनेगा, स्किल में माहिर बनेगा, तो अपने काम को अच्छे से करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा और जल्दी बनाएगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और जल्दी बनाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो ट्रेंड होगा और तब भी आपको फायदा ही होगा। मतलब अगर आप 100 रुपए ट्रेनिंग में लगाते हो ना, तो वो एम्प्लॉय आपको 1000 रुपए कमा के देगा। तो मुझे बताइए कि ये खर्चा कैसे हुआ? ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, क्योंकि आपको शुद्ध 900 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो 900 रुपए का फायदा करने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग कभी भी एक जॉब से रिलेटेड दी जाती है, जैसे मान लो प्लम्बरिंग है या प्लम्बिंग है या कारपेंट्री है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब पे एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है और एम्प्लॉयज के लिए हेल्पफुल है। एम्प्लॉयज के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि उनकी स्किल्स बढ़ रही हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है क्योंकि उनके एम्प्लॉय अगर ट्रेन हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इट इज बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ट्रेनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगी, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, तो आपको ट्रेनिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजी की अपने लेबर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को देनी पड़ेगी बार बार, ताकि वो बदलती हुई टेक्नोलॉजी से कोप अप कर पाए। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। एक बात और, ट्रेनिंग अलग है, डेवलपमेंट अलग है। कैसे अलग है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये आपको मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो यहां पे हम लोग समझेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरह से अलग है। अभी आप इतना जानिए कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रेनिंग एक जॉब के बारे में बात करता है और डेवलपमेंट पूरे करियर का होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जॉब की बात की जाए कि भैया एक वर्कर ये काम कर रहा है, कारपेंट्री का काम कर रहा है, तो कारपेंट्री के काम पे उसको हमने ट्रेनिंग दे दी। डेवलपमेंट मतलब होता है पूरे करियर का डेवलपमेंट, पूरे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी अलग अलग है। एजुकेशन का मतलब पढ़ाई होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल हासिल करना। उसके बाद ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड द ओल्ड एम्प्लॉइज। चाहे न्यू एम्प्लॉय हो उनके लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है, और चाहे ओल्ड एम्प्लॉइज हो उनके लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है। जो नए हैं उनके लिए तो जरूरी है ही है, क्योंकि वो जब बाहर से आ रहे हैं काम करने, तो उनको आपकी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना है और पर्टिकुलर काम को करना है, तो उनको ट्रेनिंग जरूरी है। ओल्ड एम्प्लॉइज जो हैं, पुराने हैं, उनको टेक्नोलॉजी बदल रही है, उनको नई टेक्नोलॉजी से वास्ता करवाने के लिए उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और ट्रेनिंग हर मैनेजरियल लेवल के लिए भी जरूरी है, मतलब कोई भी ट्रेनिंग से बचेगा नहीं, सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? अब भैया दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है, दो पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंस है। पहली पार्टी है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी पार्टी कौन है?
एम्प्लॉइज, सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉइज को क्या फायदा होगा। हालांकि ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा। सबसे पहले एम्प्लॉइज की कैपेसिटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर आपको एक जॉब पे काम सिखाया जाएगा, तो आपकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। एक एम्प्लॉय जब कुछ सीखता है तो अपना रेज्यूमे अपडेट करता है कि मैंने ये काम किया। जैसे मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूं और मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफडीपी ज्वाइन की, यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपने रेज्यूमे में ये लिख पाऊंगा कि आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड या अटेंडेड द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ दिस 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 इंस्टीट्यूट। इससे क्या होगा, मेरी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। उसके बाद अगर कोई इंप्लॉय ट्रेनिंग लेता है तो वो एक्सीडेंट से बच पाता है, वो मशीन को यूज करते समय सावधान रहेगा, उसको पता होगा कि मशीन से रिलेटेड क्या खतरे हैं, एक्सीडेंट से बचेगा। और एक इंप्लॉय अपनी जॉब में सेटिस्फाई हो पाएगा अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बेनिफिट है, क्योंकि अगर कोई इंप्लॉय अपनी जॉब में अच्छा करेगा तो वो बेस्ट यूज कर पाएगा मटेरियल्स का और इक्विपमेंट्स का, मतलब वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंप्रूवमेंट होगा, चाहे क्वालिटी की बात की जाए चाहे क्वांटिटी की बात की जाए, दोनों में इंप्रूवमेंट होगा। क्वांटिटी भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएगा। यहां पे सुपरविजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हमारा वर्कर है वो ट्रेंड हो चुका है, तो सुपरवाइजर की काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा। और एब्सेंटिज्म मतलब लोग छुट्टियां भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब उनको अपने काम में मजा आने लगेगी कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेंड है हम लोग। और जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, आप ट्रेनिंग के माध्यम से उस नई टेक्नोलॉजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग दोगे तो हर इंसान उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब ये डेवलपमेंट क्या होता है, बात करते हैं डेवलपमेंट की। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इंप्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉइज एट देयर करेंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट का यह मतलब होता है कि आप जो काम अभी कर रहे हो उसमें तो आपकी एफिशिएंसी बढ़े ही बढ़े। टू इंप्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज उनकी करंट पोस्ट पे, मतलब कि जो आज मैं काम कर रहा हूं, मेरी जो करंट पोस्ट है उस करंट पोस्ट पे मेरी क्या बढ़े, मेरी इफेक्टिवनेस बढ़े। ठीक है भैया, इफेक्टिवनेस बढ़ गई करंट पोस्ट पे, एफिशिएंसी बोल लो चाहे तो इफेक्टिवनेस बोल लो, दोनों मेरी बढ़े, दोनों बढ़े। ठीक है, करंट पोस्ट पे। और आगे आने वाली जो पोस्ट है, मैं डेवलपमेंट मुझे इसलिए कराया जा रहा है, डेवलपमेंट मेरा हो रहा है इस वजह से ताकि मैं आगे की फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हैंडल कर सकूं। ठीक है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हैंडल कर सकूं। ठीक है, मतलब किसी भी इंप्लॉय को जब हम डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आज वो काम कर रहा है उसमें भी वो अच्छा रहे, और आगे अगर उसको मैनेजर की पोस्ट संभालने के लिए बोला जाए तो संभाल पाए, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए तैयार किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिक काम यही है कि हर उस मैनेजर को प्रिपेयर करो ताकि वो प्रेजेंट में तो अच्छा करे ही करे, नॉट ओनली परफॉर्म वेल इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में तो अच्छा करे ही करे, बट वो हैंडल करे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, कि एक कोई मैनेजर है उसको आज तो अच्छा काम करना ही है, बट वो फ्यूचर में भी जो पोजीशंस हैं उनको भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, ये होता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट का फीचर है वो है इट इज रिलेटेड टू मैनेजर। देखो, डेवलपमेंट हमेशा मैनेजर का किया जाएगा, कभी भी लेबर का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। लेबर को दिया जाएगा ट्रेनिंग। यहां पे फ्यूचर पे फोकस है, क्योंकि भैया कि आज का मैनेजर तो हम बना ही रहे, हम कल का आगे आने वाला मैनेजर भी तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए भी डेवलपमेंट किया जाता है। यहां पे ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हर चीज के बारे में बात होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ठीक है, यानी कि बातचीत करने का लहजा, उसके ऊपर भी बात होती है, चाहे वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो कि आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने की बात की जाती है। इसके बाद आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया जाता है।
ठीक है, इसके अलावा आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया जाता है। इसके अलावा आपको देखा जाता है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। इसके अलावा डिसीजन लेना सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कितने हैं, और डेवलपमेंट किया जाएगा कि आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, अलग अलग सिचुएशन से निपट पाओ। ठीक है ना, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है किसी भी इंप्लॉय का। उसके बाद मोर इंफेसिस ऑन एजुकेशन ऑन ट्रेनिंग, ज्यादा इंफेसिस एजुकेशन का होता है, ट्रेनिंग का नहीं होता है। यहां पे हिडन टैलेंट को बाहर निकालना भी एक मोटिव होता है। वन ऑफ द मोटिव्स इज हिडन टैलेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज को यहां पे ट्रेन किया जाता है कि ताकि वो चैलेंजिंग जॉब्स को एक्सेप्ट कर पाए। इसके अलावा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि ट्रेनिंग से दूर ले जाके, जॉब से दूर ले जाके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहां पे ज्यादा इंफेसिस रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल इवैल्यूएशन पे होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। बेसिकली रीजनिंग समझते हो ना कि ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, या प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ज्यादा बात होती है। ओके, एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जरूरत क्या है? देखो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि जो आज के मैनेजर्स है वो कल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल पाए। मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट का एक और नीड है कि आज के जो मैनेजर्स हैं वो कल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल पाए। ठीक है, और अगर मैनेजर डेवलप होगा तो उसका हम प्रमोशन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैनेजर्स को इस काबिल बनाया जाए कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को बेटर बना सके, यानी कि वजह क्या थी और प्रभाव क्या पड़ा। समझ रहे हो ना, क्या वजह थी और क्या प्रभाव पड़ा। तो जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजर ये समझ पाए कि क्या वजह थी और क्या प्रभाव पड़ा। जैसे भैया धुआं निकल रहा है तो उसका मतलब आग लगी होगी। ठीक है, या कीचड़ दिख रहा है तो इसका मतलब बारिश हुई होगी। तो यह चीज मैनेजर समझे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है और उसका कॉज क्या है। अगला क्या है? टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। जो मैनेजर है वो इफेक्टिव डिसीजन ले पाए, इसके लिए हमें उसको क्या करना है? तैयार करना है। वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डेवलप हो, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डेवलप हो पाए, उनकी वर्क परफॉर्मेंस बेटर हो पाए। और मैनेजर्स की मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में मैनेजर्स की भी पहचान हो, कि दूर से देख के आदमी कहे कि ये जो मैनेजर है ना ये इस कंपनी का है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मैनेजर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मैनेजर्स अच्छा काम करेंगे तो कंपनी की भी इनडायरेक्टली मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो मैं आपको शुरुआत से ही बोलता आया कि ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज की, जबकि डेवलपमेंट होता है मैनेजर्स का। पहला अंतर तो यह है, ट्रेनिंग एक रिएक्टिव प्रोसेस है, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब कोई चेंज हुआ, ठीक है, मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो हमने ट्रेनिंग करवाई, मतलब ट्रेनिंग हमेशा बाद में होती है, ट्रेनिंग में रिएक्ट करते हैं। बट डेवलपमेंट क्योंकि हमेशा फ्यूचर के मैनेजर को तैयार करने की बात करता है, तो चेंज होने से पहले ही हम क्या करते हैं? तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्ट, जैसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। समझ लो, जैसे कि भैया मान लो कि हमारा एक मैनेजर है और वो अगले 4 साल बाद रिटायर होने वाला है, तो हमने उसके जूनियर को डेवलप करना शुरू कर दिया कि जब वो रिटायर होगा तो तुझे उसकी पोजीशन संभालनी है। ठीक है, ये मतलब क्या है? एक्ट प्रोएक्टिव। ठीक है, ये प्रोएक्ट की बात कर रहा है कि भैया पहले से ही एक्ट करो। इसके बाद यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग में क्या है कि एम्प्लॉय एडिशनल स्किल्स सीख पाए, जबकि यहां पे है कि भैया एक मैनेजर की टोटल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, एक मैनेजर की टोटल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है कि भैया चलो 1 महीना 2 महीना हुई, लेकिन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, करंट नीड्स, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव है कि स्टाफ की फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। यहां पे इनिशिएटिव मतलब ट्रेनिंग होगी, ये इनिशिएटिव कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन यहां पे इनिशिएटिव कौन लेता है? एक इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लेता है कि मुझे मेरा डेवलपमेंट करवाना है, मैं इस काबिल हूं कि मैं डेवलप होकर एक मैनेजर की पोजीशन संभाल पाऊं। तो बेटा ये है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का आपस का डिफरेंस, ये आप पढ़ लीजिए फटाफट से।
ठीक है, बात करते हैं, दो तरीके के ट्रेनिंग के मेथड होते हैं। पहला ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जहां पे एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं वहां से निकलिए और हम आपको किसी दूसरी जगह जाके ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू लीव। एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि अपनी अभी नौकरी छोड़ो, वर्क प्लेस छोड़ो, मतलब नौकरी का मतलब वर्क प्लेस छोड़ो, जहां तुम काम कर रहे हो वहां छोड़ो और अपना पूरा समय इस ट्रेनिंग में लगा दो। सबसे पहला है क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। जैसे आप अभी इस समय एक लेक्चर में, जहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आप उससे सीख रहे हो, तो भैया क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस एम्स एट रिवाइजिंग एंड रिविजिटिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज। मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं और आप उससे समझने की कोशिश कर रहे हो। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग क्या होता है? वेस्टिबुलर ट्रेनिंग का मतलब होता है नियर द जॉब ट्रेनिंग। देखो यहां पे क्या होता है, मान लो कोई पायलट है, अब तुम्हें क्या लगता है कि एक पायलट है तो पायलट को 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हो गया, फिर उसको जहाज देते हो उड़ाने के लिए? नहीं, उसको एक सिमुलेटेड सेटअप में, जो कि एक कॉकपिट की तरह होता है, कॉकपिट नहीं होता, कॉकपिट की तरह होता है किसी भी प्लेन का, और कहा जाता है कि उड़ा के दिखाओ, लैंड करा के दिखाओ, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। आपको लगेगा कि आप एक फ्लाइट में हैं, लेकिन आप फ्लाइट में होंगे नहीं, आप फ्लाइट में होंगे नहीं एक्चुअली में, वो एक सिमुलेटेड सेटअप होगा। ठीक है, आपको लगेगा। तो वेस्टिबुलर ट्रेनिंग में यही होता है, ये एक सिमुलेटेड सेटअप होता है और यहां पे हम लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, जहां पे टेक्निकल स्टाफ ये देखता है कि कैसे, हाउ टू ऑपरेट द टूल्स एंड मशीनरी दैट मे बी एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट विल बी दे यूजिंग टू द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट। कहा जा रहा है कि एक सिमुलेटेड सेटअप में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम ट्रेनिंग देते हैं और ऐसी टूल्स और ऐसे मशीन्स को काम पे लाते हैं जो बिल्कुल एक्चुअल वर्क की तरह ही होती है, बट एक्चुअल वर्क नहीं होता है, उसकी तरह होती है। एक डॉक्टर जब 4 साल का एमबीबीएस करके सर्जन बनता है, तो कैसे बनता है सर्जन? सर्जन आपको क्या लगता है, 4 साल की पढ़ाई की और फिर हार्ट का ऑपरेशन करने लगता है? नहीं, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है डेड बॉडीज पे, जैसा कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा भी होगा। एक डॉक्टर अपने सारे स्टूडेंट्स को, एक मरे हुए आदमी को चीर फाड़ के दिखा रहा होता है, तो संजय दत्त कॉल कर देते हैं अरशद वारसी को, ठीक है, सर्किट को, कि एक बॉडी ले आ, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। ऐसा फिल्म दिखा के या डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के आप ट्रेनिंग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, यहां पे इंडस्ट्रीज की फिल्म्स एग्जांपल्स देके, मैनेजमेंट टूल के, ठीक है, आप जो है उनको ट्रेनिंग दे सकते हो डॉक्यूमेंट्रीज के। जैसे कि आपने मार्क जुकरबर्ग की अगर कोई पिक्चर देखी हो, ठीक है, सोशल करके है वो पिक्चर जुकरबर्ग की, या आपने टीवीएफ की पिक्चर्स देखी हो, टीवीएफ पिक्चर्स, तो वो उससे आप सीख सकते हो मैनेजमेंट की बहुत सारी, स्टार्टअप की बहुत सारी स्किल्स। मूवीज की बात करूं तो बैंड बाजा बारात, इसके अलावा बैंड बाजा बारात के अलावा भाई आपका पैडमैन, ठीक है, यहां पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही जाएगी। तो फिल्म और डॉक्यूमेंट्री दिखा के अगर आपको कुछ सिखाया जाए। कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब जहां पे ट्रेंड किया जाए लोगों को कंप्यूटर का यूज करके, ताकि उनकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर मॉडलिंग ऐसे लोगों को दी जाती है जो हाई रिस्क का काम कर रहे होते हैं, सिचुएशंस का काम कर रहे होते हैं जिनमें ज्यादा पैसा लगता है। तो 4 तरीके की चीजें हैं ऑफ द जॉब, जहां पे आपको नौकरी के एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर निकाला जाएगा और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आता है क्लासरूम लेक्चर, कॉन्फ्रेंसेस, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज और कंप्यूटर मॉडलिंग। लास्ट है हमारा द मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहां पे आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड समझने हैं कि भैया काम करते करते आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहला कोचिंग, जैसा कि कोचिंग आप जानते हो जहां पे 1-to-1 ट्रेनिंग दी जाती है ना, यहां पे आपके वीक एरियाज पे काम करवाया जाता है और कहा जाता है कि आप उस पर फोकस करो। मेंटरिंग क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। बिजनेस स्टडीज का टीचर मतलब है कि मैं आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, बट मेंटर का ये मतलब होता है कि मैं आपकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहता हूं, एक बच्चे की तरह आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता हूं, आपके एटीट्यूड में डेवलपमेंट चाहता हूं। तो ट्रेनिंग मेंटरशिप के द्वारा क्या होता है कि जब आपके एटीट्यूड में डेवलपमेंट हो, इट इज यूज फॉर मैनेजरियल एम्प्लॉइज, और बेसिकली मेंटरिंग किया जाता है जो मैनेजर्स को। ठीक है, अब जॉब रोटेशन क्या होता है? आपने किसी और जॉब को करके देखा और आपको पता लगा कि वो जॉब कितनी चैलेंजिंग है। जैसा कि मम्मी कहती हैं
कि इतने दिन तो मैं खाना बनाती हूं, तू एक दिन खाना बना के देख, तुझे पता लगेगा कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। आपने कहा ठीक है मम्मी, तो एक दिन आप भी पढ़ाई करके देखो, आपको पता लगेगा कि पढ़ना कितना मुश्किल काम है। फिर मम्मी कहती है कि जो तुम कर रहे हो वो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, पढ़ाई मैंने भी की है, मुझे मत समझाओ, लेकिन तुमने कभी खाना नहीं बनाया, चलो खाना बना के देखो। तो जॉब रोटेशन का यही मतलब होता है, जहां पे एक ट्रेनी क्या करता है, दूसरे की जॉब करके देखता है ताकि ये उसको पता लग जाए कि उस जॉब में क्या क्या चीजें आती हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बाय रोटेटिंग देम। उनको उनके जॉब पे रोटेट कर दिया जाता है ताकि उनको पता लगे कि भैया किस काम में कितनी मुसीबत है। और फिर आता है अप्रेंटिसशिप। यहां पे आप एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के अंदर रहते हो बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, जिनको हम मास्टर्स या डायरेक्ट सुपर मास्टर कहते हैं, और उनके आप डायरेक्ट सुपरविजन में रहते हो। बेसिकली वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, A to Z सारी चीजें बताते हैं। तो ये सारे जो मेथड है, कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन और अप्रेंटिसशिप, इसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं रिलेटेड टू योर जॉब, ठीक है। काम करते करते ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक। एंड इसी के साथ स्टाफिंग का चैप्टर मेरी तरफ से खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आऊंगा डायरेक्टिंग का। तब तक के लिए प्लेलिस्ट आपके सामने है, तो प्लेलिस्ट को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। टेक केयर, टाटा।